अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न पोइट्री से रिलेटेड है। आज हम एक अमेरिकन पोइटस सिल्विया प्लाथ की एक पोइम डैडी को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सिल्विया प्लाथ के बारे में तो शी इज अ अमेरिकन कन्फेशनल पोइटस। उन्होंने अपनी पोइम्स के अंदर मल्टीपल कन्फेशंस की हैं, यानी कि उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर रियलिटीज को एम्ब्रेस करते हुए मल्टीपल फ्लॉज को हाईलाइट किया है, जो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और सोशल भी। सिल्विया प्लाथ की अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो वो 8 साल की थी जब उनके फादर की डेथ हो गई और 38 इयर्स की एज में उन्होंने सुसाइड कमिट किया। उनकी ये जो पोइम है डैडी, बेसिकली ये उन्होंने अपनी लाइफ खत्म करने से पहले, यानी कि सुसाइड से उनकी डेथ हुई थी और उससे पहले उन्होंने ये पोइम कंपोज की थी और उनकी डेथ के बाद इन 1962 इस पोइम को पब्लिश करवाया गया। डैडी बाय सिल्विया प्लाथ बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो हाईलाइट करता है कॉम्प्लेक्सिटीज को बिटवीन द सिल्विया प्लाथ और उनके फादर, जिनकी डेथ हो चुकी है जब प्लाथ सिर्फ 8 साल की थी। उनकी रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो बेसिकली इस पोइम के अंदर हाईलाइट की गई हैं। ये एक डार्क पोइम है, यानी कि इसको पॉइजनस नेचर की पोइम कहा जाता है, कि जो बहुत ज्यादा डार्क एस्पेक्ट को हाईलाइट करती है। सिल्विया प्लाथ के जो फादर हैं वो नाजीज एरा से बिलोंग करते थे, यानी कि जो नाजीज का टाइम पीरियड था, जो जर्मन्स का टाइम पीरियड था, वो भी एक जर्मन थे और वो उस टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। पोइटस कहती हैं कि भाई मेरे जो फादर हैं वो एक ब्लैक शू की तरह थे। यहाँ पे जो ब्लैक शू की एक टर्म यूज हुई है वो बेसिकली सिंबलाइज कर रही है उनके फादर को। ये एक मेटाफर है फॉर द सफोकेशन एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी कि यहाँ पे सिल्विया प्लाथ कहती हैं कि भाई वो अपने फादर के बिना रही हैं 30 इयर्स तक, यानी कि उनकी एज ऑलमोस्ट 38 इयर्स है और उनके फादर की डेथ को तकरीबन 30 इयर्स हो चुके हैं। वो 8 साल की थी जब उनके फादर की डेथ हुई। तो वो कहती हैं कि बेसिकली मेरे फादर की जो डोमिनेंस है वो उनकी डेथ के बाद भी मेरे ऊपर मुसल्लत रही है, यानी कि 38 इयर्स से मैं अपने फादर की डोमिनेंस, उनकी अथॉरिटी को फेस कर रही हूँ। उनकी फियर का लेवल इतना इंटेंस है कि मुझे जो सांस लेती हूँ वो भी मेरे लिए बहुत डेंजरस हो गया है। सिल्विया प्लाथ जो है वो इंटेंसिफाइज करती है सिचुएशन को जब वो अपने फादर को एसोसिएट करती हैं नाजीज की टायरेनीज और ब्रुटैलिटीज के साथ। नाजीज्म के अंदर जो ब्रुटैलिटीज, जो टायरेनीज थी, सेम सिचुएशन उन्होंने फेस की है अपने फादर के साथ। यहाँ पे वो कहती हैं कि उनके फादर सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं थे, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं थे, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टायरनी एंड फियर थे। पोइटस यहाँ पे खुद को इस तरीके से शो करवाती हैं कि जैसे वो विक्टिम है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस की हैं और यहाँ पे जो जुल्म करने वाला कल्प्रिट है वो बेसिकली उनके अपने फादर हैं। स्पीकर जो है वो खुद को यहाँ पे डिक्लेयर करती हैं एज ए ज्यू। जिस तरीके से नाजिज्म में और नाजिज इरा में ज्यूज को विक्टिमाइज किया गया था, उनको मार्जिनलाइज किया गया था, उनके ऊपर हार्डशिप्स इम्पोज की गई थी, सेम बिहेवियर, सेम एटीट्यूड फादर का है टुवर्ड हिज डॉटर, यानी कि यहाँ पे वो अपनी डॉटर को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। पोइटस खुद को इमेजिन करती हैं कि भाई मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जा रही हूँ टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं कि उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे जो उनकी लाइफ के अंदर एक शिफ्ट आया था, जो इमिग्रेशन सिचुएशंस उन्होंने फेस की थी, वो बेसिकली यहाँ पे उसको पॉइंट आउट करती हैं। उनके फादर की जो डेथ है उसमें वो इतना इमोशनली ट्रैप हो गई हैं कि भाई उनके फादर की डेथ के बाद वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं सकी जो ऑपरेशन उनके फादर उनके ऊपर करते थे। यानी कि जब एक इंसान आपके साथ होता है, आप कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे उसको कन्फ्रंट करते हो कि भाई आपने हमारे साथ ये क्यों किया, आखिर हमारा क्या कसूर था। लेकिन क्योंकि सिल्विया प्लाथ के फादर की डेथ हो चुकी है तो अब वो अपने फादर को कन्फ्रंट नहीं कर सकती। अब वो अनएबल टू कन्फ्रंट है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को डिस्कस ही नहीं कर सकती। वो उस सिचुएशन को, जो उनकी एक मेंटल कैपेसिटी है, वो उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रही, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं। तो स्पीकर यहाँ पे एडमिट करती हैं कि बेसिकली सुसाइड करना ही एक ओनली तरीका है मेरे पास कि भाई जिससे मैं अपने फादर से रीयूनाइट हो जाऊंगी। यानी कि यहाँ पे वो बेसिकली रिकंसिलिएशन को डिजायर उनकी है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो है ना वो उनकी मल्टीपल टाइम उन्होंने किया और वो फेल हुई। यहाँ पे ये सिंबोलिज्म है कि भाई किस तरीके से वो उस ट्रॉमा से एस्केप करना चाहती थी, बट शी वाज अनएबल टू एस्केप फ्रॉम दैट ट्रॉमा। बेसिकली वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रही थी उन सुसाइडल अटेम्प्ट्स के थ्रू, बट वो फेल हो जाती थी बार बार। अपने फादर से बार बार रिकनेक्ट होने की कोशिश करने के बाद जब वो फेल हो गई तो उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा अपने हस्बैंड की सूरत में। स्पीकर जो है उन्होंने वो सेम साइकिल ऑफ अब्यूज फेस किया, वही डोमिनेशन फेस की जो अपने फादर से ऑप्रेसिव एटीट्यूड फेस कर रही थी, सेम उन्हें अपनी हस्बैंड की तरफ से भी वो कोल्ड नेचर फेस करने को मिला। यहाँ पे जो पोइटस हैं वो अपने हस्बैंड को वेम्पायर से कंपेयर करती हैं कि जो
एक इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन और पैरासिटिज्म को सिंबलाइज करते हैं कि बेसिकली जो पोइटस के हस्बैंड हैं उनकी तरफ से भी कोई इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं हुई सिल्विया प्लाथ को। पोइम एंड हो जाती है एक पावरफुल डिक्लेरेशन के साथ कि अब मैं फ्री हूँ, मैं उस ट्रॉमा से फ्री हो गई हूँ जो मेरे फादर और मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे ऊपर इम्पोज किया गया था। अगर हम इम्पोर्टेंट थीम की बात करें तो हमारे पास ग्रीफ का थीम है कि किस तरीके से 38 इयर्स की एज तक पहुंचने के बाद भी वो उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को फेस कर रही थी। वो एक मुसलसल दुख का शिकार थी थ्रू आउट हर लाइफ। देन हमारे पास एक थीम फियर का है कि वो डरती थी, वो फेस नहीं करना चाहती थी अपनी रियल लाइफ को, वो उस ट्रॉमा में, उस साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन का शिकार रही अपनी सारी जिंदगी। डोमिनेशन का थीम है पेट्रियार्कल डोमिनेशन का, कि पहले वो अपनी फादर की डोमिनेशन में थी और फिर उन्होंने उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढा अपने फादर की डेथ के बाद, यानी कि अपने हस्बैंड की डोमिनेशन में चली गई। देन हमारे पास ट्रॉमा का थीम है कि किस तरीके से वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस करी थी अपनी सारी लाइफ में। एक हमारे पास इमोशनल लिबरेशन का थीम है कि कैसे पोइम के आखिर तक आते आते उन्होंने अपनी इमोशंस को इतना डेड कर दिया कि उन्हें ऐसा लगा कि अब वो फ्री हो चुकी हैं। इस पोइम के अंदर हमारे पास मल्टीपल इमेजरी यूज हुई है जिसमें नाजीज को शो किया गया है, जो वायोलेशन को, ब्रूटैलिटीज को, हार्डशिप्स को दिखाते हैं कि किस तरीके से एक होलोकॉस्ट हुआ था और ज्यूस को बुरे तरीके से उन्होंने खत्म किया था। तो वो कहती है कि बेसिकली सेम सिचुएशन मेरे जो पैट्रियार्कल मेन है मेरे आसपास उनकी तरफ से मुझे मिला है। देन कंसंट्रेशन कैंप्स जो है वो दिखाते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती, उनको जगह जगह इमिग्रेट करते हैं, शिफ्ट किया जाता है, माइग्रेट करती हैं वो। देन हमारे पास वैम्पायर्स का थीम है जो बेसिकली पैरासिटिज्म और एक्सप्लॉयटेशन को शो करते हैं। देन हमारे पास फाशिज्म का थीम है, इमेजरी है कि भाई जो वायलेशन और ब्रूटैलिटीज को हाईलाइट करते हैं। बेसिकली ये कुछ इमेजरी इस पोएम के अंदर यूज हुई थी बाय द सिल्विया प्लाथ। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोएम कैची बाय सिल्विया प्लाथ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।